आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये ऑनलाइन ज़माना है और इस ऑनलाइन युग के अंदर हम कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। और जहाँ भी इंटरनेट की जुड़ाव की बात आती है वहाँ पर ये बड़ा मायने रखती है कि आप इंटरनेट से सुरक्षित रूप से कैसे जुड़ें। जब आप ब्राउज़िंग करते हैं इंटरनेट पे तो किस तरीके से करें, कहाँ कहाँ हम जो है उनमें उलझ सकते हैं। साइबर क्राइम हमारे साथ हो सकता है, हम उसके शिकार हो सकते हैं, हम खुद उसके विक्टिम हो सकते हैं या हमारे द्वारा भी जाने अनजाने में ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इंटरनेट से हमारा जुड़ाव जो है वो मोबाइल के साथ या पीसी के थ्रू या एटीएम के थ्रू भी होता है। आजकल हम क्रेडिट कार्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, उनके थ्रू भी होता है। और ज़्यादातर बिल्स पे करने के लिए या फिर कोई भी पेमेंट करने के लिए हम ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम जो है वो साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रा कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशंस भी हैं मेरे पास, तो कोशिश करेंगे कि नटशेल के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोबाइल कंप्यूटर, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स या आधार कार्ड्स के थ्रू हम इसके शिकार हो सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, बहुत बार वो इसी के लिए होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कि आप पीसी, लैपटॉप ये जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो आपके लिए ख़ास तौर से पीसी में ये देखा जाता है कि हम नॉन जेन्यून सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। 92% of the Indians youth was found to have shared private information online despite being aware that this is risky। लगभग 92% लोग जो हैं वो भारत में ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 53% of youngsters trust the virtual world and interact with strangers। 53% लोग हम में से ऐसे हैं, यंगस्टर्स में से, जो मतलब दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। सामान्यतः फेसबुक पे और ये सब चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। 51 ऑफ दोज पोल डिडंट केयर अबाउट देयर ऑनलाइन प्राइवेसी एट ऑल। ठीक है, तो उनमें से भी 51% जो लोग हैं वो जो है उनको मतलब कोई वो केयर ही नहीं करते अपनी प्राइवेसी का। ये सब डाटा मेरे को एक स्लाइड के थ्रू मिला है, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फेसबुक के बारे में बहुत बार ऐसा आता है कि आपके साथ कोई व्यक्ति उस पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद एक मैसेज आता है कि आप जो है वो हमें एक इतने पेमेंट की मुझे आवश्यकता है, ये अर्जेंसी है मुझे, तो मुझे इतना पेमेंट चाहिए, और आप बाई चांस उसे पेमेंट कर भी देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो फेक व्यक्ति है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम से जो है वो आपकी जो फ़ोटो चुरा करके और वो एक फ़ेक आईडी बना ले और उस फेक आईडी की सहायता से वो अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजे, और वो जो रिक्वेस्ट है आपके फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद उनसे भी पैसों की मांग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते समय ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। दूसरा, अपने प्रोफाइल को आपको लॉक रखना चाहिए फेसबुक पे खास तौर से। ऐसा उस पर आजकल काफ़ी सामान्यतः हो रहा है। आगे देखते हैं कुछ जो जिससे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं, हम उससे पीड़ित होने से बच सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। पासवर्ड सिक्योरिटी, यूएसबी ड्राइव सिक्योरिटी होनी चाहिए। पासवर्ड सिक्योरिटी, आप जहाँ भी कुछ ऐसी
जो इन्फॉर्मेशंस आप शेयर करते हैं वहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए। जहाँ पर कुछ आपके बैंकिंग से रिलेटेड हो या कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो, वहाँ पासवर्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा, यूएसबी डिवाइस सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपकी जो यूएसबी डिवाइस है, मान लीजिए आप पेन ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डेटा है और वो कहीं चोरी हो गया तो आपके लिए वो मुश्किल पैदा कर सकता है। डेटा प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, आप जो डाटा आपके कंप्यूटर में है वो भी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको जब आप रिसाइकिल करते हैं तो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ईमेल सिक्योरिटी एंड फिशिंग अवेयरनेस, ईमेल जो है आपको, वैसे जैसे जीमेल है काफ़ी सिक्योर्ड फीचर्स अवेलेबल करवाती है। इवन आप देखिएगा अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी उसके थ्रू आती है तो वहाँ पर एक वार्निंग आ जाती है कि ये ईमेल आपके लिए रिस्की हो सकती है। बाकायदा गूगल के अंदर जो स्कैनर्स हैं उसको स्कैन करते हैं कि ये रिस्की तो नहीं है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रैंसम वायरसेस, तो एक नया वायरस, एक रैंसम वायरस आया है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कई बार हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं और एकदम से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर शट डाउन सा हो जाता है और वहाँ पर एक मैसेज आता है कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा तभी आप अपने डेटा रिकवर कर पाएंगे। उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे आगे। यूआरएल एंड सेफ वेब ब्राउजिंग, जो भी आप वेबसाइट आप ब्राउज़ करते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट कैसी है, वो सेफ़ है कि नहीं, उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो सब हम देखेंगे। सेफ सोशल नेटवर्किंग, ये इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर भी चुके हैं फेसबुक के बारे में। मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, आपकी मोबाइल हमारे निजी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय तक हमारे हाथ में रहता है और वहाँ भी सिक्योर होना चाहिए आपका मोबाइल डिवाइस भी। तो सबसे पहले पासवर्ड सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। जैसे अगर पासवर्ड सिक्योरिटी की बात करें तो आपका जो पासवर्ड होता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, आपकी इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड हो या किसी अन्य प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को आप सिक्योर कर रहे हैं तो वहाँ पर हो, तो आपका जो पासवर्ड है वो एक कई सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का एक मिश्रण होना चाहिए। उसमें अपर केस के लेटर, लोअर केस के लेटर और जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल होने चाहिए। और मतलब कोई ऐसा ना हो कि इजीली क्रैक हो सके। कई बार हम क्या डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड दे देते हैं, हमारे मोबाइल नंबर से रिलेटेड दे देते हैं, तो वो हमारे लिए इजीली दूसरा इजीली उसको जान सकता है, इसलिए ऐसे पासवर्ड आप ना रखें। दूसरा, अपने पासवर्ड दूसरों को रिवील भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो पासवर्ड्स हैं, क्योंकि आजकल देखिए हर जगह हम पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन पासवर्ड्स को आपको किसी एक सेफ जगह पर आपको लिख करके रख लेना चाहिए, ठीक है। इवन मैं तो एक ख़ास तौर से एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा। जैसे आप कहीं भी पासवर्ड लिखें तो पासवर्ड लिखने से पहले बिल्कुल एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। जहाँ भी पासवर्ड लिखते हैं, मान लीजिए कोई पासवर्ड लिख दिया आपने, कोई भी पासवर्ड बना लिया आपने, तो आप उस पासवर्ड से पहले 3 लेटर फेक लगा दीजिए, लास्ट 3 लेटर फेक लगा दीजिए, या 2 लगा दीजिए या 4 लगा दीजिए। आपका ही सिस्टम होना चाहिए, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। आपने अगर पासवर्ड लिखा है और आपको पता है कि उससे पहले के 4 लेटर फेक हैं, तो कोई वहाँ से भी चोरी हो जाएगा, तो आपके पासवर्ड्स को कोई हैक नहीं कर पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, पासवर्ड सिक्योरिटी के बाद जो है हम कुछ चीज़ें और देख रहे हैं। जैसे यूएसबी डिवाइसेस हैं हमारे पास, जैसे पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव हम रखते हैं, जैसे मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी बहुत लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो पेन ड्राइव में हम अपने डेटा रखते हैं, बाई चांस वो पेन ड्राइव हम कहीं भूल जाएं, उस पेन ड्राइव को कोई व्यक्ति उठा ले और अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ टूल्स आते हैं जो आपके पेन ड्राइव को सिक्योर कर देते हैं। सिक्योर का मतलब जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे वो कंप्यूटर में खुलेगा नहीं, एक पासवर्ड लगता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको उसे सिक्योर करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग बाग जो रखते हैं कस्टमर डाटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्लान्स, एम्प्लॉय डाटा या सोर्स कोड जो भी रखते हैं, लगभग पेन ड्राइव्स में रखते हैं लोग बाग। और हम भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए हमारे पेन ड्राइव में बहुत सारे बच्चों के एसआरएन नंबर्स हैं, वो भी एक तरीके से एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ही है, दूसरा उनके प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है।
तो आपको यूएसबी डिवाइसेस को भी सिक्योर रखना चाहिए। इसके बाद जो आपके जो डेटा हैं आपके कंप्यूटर में, उन डेटा का खासतौर से कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि कौन से डेटा आपके लिए ज़्यादा सिक्योर होने चाहिए, उनका थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें। आजकल तो कंप्यूटर में जैसे बिट लॉकर नाम से एक आता है, जो ओरिजिनल जेन्युइन विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें बिट लॉकर से आप उसको एक सेफ़ फोल्डर में रख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सेफ़ रहता है। लेकिन बिट लॉकर में सेफ़ रखते टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपके पास उसकी सिक्योरिटी की ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी सिक्योरिटी की नहीं होगी तो फिर आप उसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा ज़्यादातर जो बैंक वगैरह हैं वो लाइनक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विंडो जनरली इस्तेमाल होने लग गया तो उसके वायरसेस भी ज़्यादा बनते हैं, लाइनक्स इस्तेमाल करते हैं। वायरस अटैक्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वायरस अटैक होते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि प्रोसेस टेक मोर टाइम, ज़्यादा समय लेता है कोई भी प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर बीप्स विद नो डिस्प्ले, कई बार कंप्यूटर बीप करने लगता है, डिस्प्ले नहीं आता। ड्राइव लेबल चेंजेस, ड्राइव के जो लेबल हैं A, B, D, जो ड्राइव लेबल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अनेबल टू लोड OS, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड नहीं होता है। कंप्यूटर स्लोज डाउन व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट, जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर एकदम से स्लो हो जाता है। एंटीवायरस के अलर्ट्स आते हैं। कंप्यूटर फ्रीजेस फ्रीक्वेंटली और एनकाउंटर्स एरर, कंप्यूटर एकदम से फ्रीज हो जाता है, यानी बिल्कुल हैंग हो जाता है और कोई एरर मैसेज आता है, तो ऐसी स्थिति में वायरस अटैक की संभावना है। फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मिसिंग, कोई फाइल और फोल्डर जो आपने डिलीट नहीं किए फिर भी मिसिंग हो रहे हैं, तो ऐसा वायरस अटैक के साथ होता है। हार्ड ड्राइव इज़ नॉट एक्सेसिबल, जब आप बूट हो रहा होता है कंप्यूटर उस समय तो हार्ड ड्राइव जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता है। ब्राउज़र विंडो फ्रीजेस, ब्राउज़र विंडो अब जैसे नेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। तो ये सब वायरस अटैक के लक्षण हैं। तो वैसे तो अगर आप जेन्युइन विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज़ क्या करता है कि वायरस डेफिनेशंस उनको अपडेट करता रहता है। एंटीवायरस अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं है, विंडो का खुद का सिक्योरिटी सिस्टम कुल मिला के ठीक है, तो एक जनरल इस्तेमाल के लिए वो ठीक है। तो वायरसेस डेफिनेशंस अपडेट होती रहती हैं, तो उस हिसाब से आपके सिस्टम में समस्या नहीं आती। जैसे मैं जेन्युइन विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ, विंडो 10, तो उसमें मुझे आज तक मुझे कोई वायरस से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने इसमें कोई अलग से कोई एंटीवायरस नहीं डाला है। बाकी इसके खुद के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो मैं ऑन रखता हूँ। तो वायरस अटैक जो है सामान्य छोटे प्रोग्राम होते हैं जो आपके जो कोई चीज़ आप डाउनलोड कर लेते हो उसके साथ डाउनलोड हो जाते हैं, या ईमेल अटैचमेंट आते हैं वहाँ वो हो जाते हैं, तो वायरसेस अटैक इस प्रकार से हो सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी, ईमेल की जो सिक्योरिटी है ये विशेष ध्यान रखें। आजकल हम ईमेल हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे ईमेल को आप देखिए हमने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, हम कंप्यूटर में भी लॉगिन किए रखते हैं। जब भी कोई थर्ड पर्सन, मान लीजिए कोई तीसरे मोबाइल पे हम लॉगिन कर रहे हैं तो बस पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया। तो एक होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप अपने गूगल अकाउंट में जाकर के 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ज़रूर आपको ऑन कर लेना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, या तो आपके पास आएगा एक OTP आएगा, अगर OTP नहीं आएगा तो आप एक ऐसा सिस्टम भी कर सकते हैं, किसी डिवाइस को आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, उस पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, उस मैसेज को जब यस क्लिक करेंगे तो ही आपका ईमेल जो है वो दूसरे डिवाइस पे खुल सकता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, ईमेल हमारे पास जितने भी आते हैं तो वहाँ जैसे ही आप उसको खोलते हो तो वहाँ पर आपके लिए अटैचमेंट्स के साथ कुछ आता है कि ये सेफ़ है कि नहीं है, ऐसा आता है, तो आप उसको देखें। संभव हुआ लास्ट में समय बचा तो मैं आपको ईमेल अकाउंट खोल के भी दिखा दूंगा। इसके बाद जो है रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर एक बड़ा रिसेंट ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और बड़ी दिक्कतें पैदा कर देता है। एक बार मेरे किसी नॉन के साथ भी ऐसा हुआ था, वो मेरे साथ आए हुए थे। बेसिकली ऐसा होता तब है जब हम किसी प्रोग्राम का क्रैक डाउनलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें आदत है हम फ्री के सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर। जब हम फ्री के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं तो उस समय वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो साथ में आ जाती है और हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं। और इंस्टॉल होने के बाद क्या आता है, सिर्फ एक मैसेज आता है
कि आपका जो कंप्यूटर के जो डाटा है वो एक फोल्डर के अंदर कर दिए गए हैं और वहाँ पर पासवर्ड लगा दिया गया है और उस पासवर्ड के बिना आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको अपने डेटा रिकवर करने हैं तो आप यहाँ इस नंबर पर इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र होंगे हम आपको पासवर्ड बता देंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक मतलब लूटपाट का एक तरीका है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन जो है विंडोज़ 10 के अंदर अलग से दिया हुआ है। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन आप जो है कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं, उसके बाद ये दिक्कतें सामान्यतः नहीं होती हैं। अब इसके बाद जैसे रैंसमवेयर का जैसे अटैक होता है तो इस तरीके का जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सामान्यतः जो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखता है और ये वार्निंग्स कुछ उन्होंने लिखी होती है और ये ईमेल एड्रेस और ये सब लिखा होता है। जब आप इन पे संपर्क करते हैं तो आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरीके से ये एक लूटपाट का बड़ा खतरनाक तरीका है अभी। और अब सेफ सर्फिंग ऑफ इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग करते हैं, जिनमें बहुत सारी, अगर आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत साइट्स आपने विजिट की हुई आपको मिलेगी। तो उसमें आप ये देखें, एक तो HTTPS जरूर लगा हो। HTTPS जिस साइट के साथ होता है ना, वहाँ वो साइट क्या होती है, सेफ होती है। अभी आपको जैसे मैं अगर दिखाऊंगा, लास्ट के अंदर दिखा दूंगा, सारी चीज़ें एक साथ ही कर देंगे। तो वो आप जो है वहाँ पर जहाँ पर HTTPS लगा होता है ना, ख़ास तौर से बैंकिंग की साइट्स पर हम विज़िट करते हैं तो कई बार ऐसी कोई क्लोन साइट होती है, जो फेक साइट होती है, वहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, वो कि बिल्कुल उसका जो इंटरफेस है बिल्कुल हमारी जेन्युइन साइट की तरह बनाया हुआ होता है। वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो पासवर्ड वगैरह आगे सामने वाले व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं और वो आपको ईजिली जो है आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। आजकल कुछ बैंक्स क्या करते हैं, OTP का सिस्टम भी रखते हैं, सेकंड लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन है वो। जब आप जैसे SBI ने अभी किया है पिछले 3-4 महीने पहले ही, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास OTP जरूर आएगा, उस OTP के बिना आप नहीं खोल सकते। तो ऐसी स्थिति होती है तो बचा जा सकता है। वैसे बैंक जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छे प्रबंध किए रखते हैं। तो वैसे आपको सामान्यतः साइट्स जो हैं वो HTTPS वाली ही विजिट करनी चाहिए। जिन साइट्स के साथ HTTPS लगा होता है उनका SSL सर्टिफिकेट होता है, उन्होंने बाकायदा लाइसेंस लिया होता है। और जो HTTP सीधा होता है, S नहीं लगा होता, वो सिक्योर्ड साइट नहीं होती, उनके पास जो है SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा ब्राउजिंग के अंदर भी हम देख लें, डोंट डाउनलोड फ्री मीडिया। जो फ्री मीडिया होता है, मतलब कई बार ऐसे आते हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वो हमें डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टोर योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन आप स्टोर ना करें। डोंट ओवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने प्रोफाइल को लॉक भी रखना चाहिए। चेंज पासवर्ड्स रेगुलरली। अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली आप चेंज करें। कीप योर ब्राउज़र सॉफ्टवेयर अप टू डेट। आपका जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट रहना चाहिए। रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो रन करना चाहिए। जो अभी विंडोज़ 10 है या 11 है उनके अंदर अपना खुद का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको आप रन कर सकते हैं। आप सप्ताह में एक बार अगर आप उसको अपने कंप्यूटर में रन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन डाउनलोडेड फाइल्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग। अगर आप फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो अपने एंटीवायरस से उसको स्कैन कर लीजिए। वॉच आउट फॉर फिशिंग। कई बार आप ईमेल के थ्रू आपके पास कुछ ऑफर्स आते हैं, उनको भी ध्यान में रखें। डोंट रीयूज पासवर्ड्स। आपने पुराने पासवर्ड डिलीट कर दिए, उसी को दोबारा बना रहे हैं, ऐसा आप ना करें। यूज़ HTTPS फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जितने होते हैं उनमें HTTPS लगा है कि नहीं लगा है, इस बात का आप ध्यान रखें। रीड प्राइवेसी पॉलिसीज़। कई बार जब आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कहीं पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसीज़ में लिखा होता है ये, तो वहाँ उसको भी ध्यान से आप पढ़ें। कई बार हमारी आदत होती है सीधा यस 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 कर दिया, चलते जाते हैं। अवॉइड पब्लिक और फ्री वाईफाई। जो फ्री वाईफाई होता है ना उसको अवॉइड करना चाहिए, पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वाईफाई में राउटर के थ्रू क्योंकि नेटवर्किंग होती है, उस नेटवर्क से जितने भी व्यक्ति जुड़े होते हैं उनके
मोबाइल को या कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। कोई टेक्निकल पर्सन हो तो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। डिसेबल स्टोर्ड पासवर्ड्स, जो आपने अगर पासवर्ड स्टोर कर रखे हैं तो उसको एक बार डिसेबल कर दीजिए ताकि आप सेफ रहें। सोशल नेटवर्किंग की जहाँ तक बात है उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, थोड़े से ये डाटा दिए हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी से ज़्यादा ये खैर मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी ये डाटा ये रिवील करते हैं कि हम कितने मतलब जागरूक नहीं हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो अब थोड़ा सोशल नेटवर्किंग पे अगर हम देखें तो हमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ पोस्ट नहीं करनी चाहिए, वो हमारा खुद के लिए ठीक रहता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम कई बार ऐसे बिल्कुल भ्रामक चीज़ें वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। अवॉइड बुलिंग अदर्स, दूसरे लोगों को किसी को धमकाना और कुछ इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए, ये मतलब आईटी एक्ट के अंदर जो है वो पनिशेबल है। डोंट ट्रैश योर सीनियर्स, मेंटर्स, कलीग्स एंड अदर, दूसरों अपने सीनियर्स के साथ इनके साथ भी ढंग से व्यवहार रखें आप। डोंट पोस्ट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स, अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है वहाँ से कोई ऐसा आप ना कोई भी मैटर शेयर करें जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। डोंट पोस्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पर शेयर ना करें। डोंट ओवरले स्पेसिफिक लोकेशन चेक-इन्स, आप मतलब कई बार क्या करते हैं कि हम जैसे जाते हैं तो हम चेक इन चेक आउट इस होटल में गए, वहाँ से हम निकले, ये सब लोगों को बड़ा शौक होता है कि हम अपना स्टेटस शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्या है कि दूसरे अपराधों को भी बढ़ावा दे देता है। तो नेवर रिलाई ऑन प्राइवेसी सेटिंग्स 100%, आप प्राइवेसी सेटिंग्स पे भी पूरी तरह से ना, आप मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी कम शेयर करेंगे या शेयर ना करें ना तो ही उचित रहेगा। ये सोशल नेटवर्किंग को आप ध्यान दें। आप देखेंगे, आप देखिए, आप मोबाइल पे जैसे गूगल पे आपने सर्च किया, आप सिंपल आपने मोबाइल सर्च किया है, आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपने सर्च किया 15 से 20 हज़ार रुपये का मुझे मोबाइल चाहिए, वो आपने सर्च किया और कुछ घंटों बाद आप जब फेसबुक चलाते हैं तो उसमें मोबाइल से रिलेटेड ही ऐड आते हैं। तो ये देखिए कितना मतलब ये नेटवर्किंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये तो चलिए, ये तो एक सामान्य चीज़ है, ये ऐड आपके लिए समस्या पैदा नहीं करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस क्या है, ये गूगल की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में भी है। वहाँ भी जब हम परमिशंस देते हैं, जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी परमिशंस होती है। तो उन परमिशंस को आप ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसको यस करते जाते हैं। तो अगर कोई परमिशन ऐसी है जो देने लायक नहीं है, कई बार ऐसा आता है कि हम अपने आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करना चाहते हैं, उसमें भी हम यस कर देते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स रीड हो जाते हैं और वो दूसरे मतलब जो है नेटवर्किंग पे शेयर भी होता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। ये कुछ फेसबुक सिक्योरिटी के बारे में जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अब हम मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डू नॉट सेव ऑल ऑफ योर पासवर्ड्स, अपने सारे पासवर्ड्स आप सेव ना करें। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण पासवर्ड नहीं है उसको आप सेव कर लीजिए, फ्रीक्वेंटली यूज़ भी हो रहा है। यूज़ एंड्रॉयड इनबिल्ट सिक्योरिटी, आजकल जो इनबिल्ट सिक्योरिटी आती है अंदर, उसका आप उपयोग करें। लॉक योर ऐप्स, अपने जो ऐप्स हैं उनको आप लॉक करें। इम्पोर्टेंस ऑफ ऐप परमिशंस, ऐप की जो परमिशंस जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उस पर आप ध्यान रखें। ऐप परमिशंस देते समय आप बिल्कुल आप गौर करें कि किस चीज़ को आप परमिट कर रहे हैं, किसको नहीं परमिट कर रहे हैं। सिक्योरिंग योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क को सिक्योर रखें। यूज़ मोबाइल सिक्योरिटी ऐप, मोबाइल के अंदर खुद का इनबिल्ट सिक्योरिटी ऐप होता है, उसको इस्तेमाल करें, उसके थ्रू आप स्कैन भी करें। क्रिएट मल्टीपल यूज़र अकाउंट टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, आप अपने जो भी अकाउंट है ना उसमें प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखें। और ख़ास तौर से जो मोबाइल में अकाउंट करते हैं तो वहाँ पर एक रिकवरी ईमेल का भी होता है, तो वो भी आपको उसमें देना चाहिए। प्रिपेयर ए बैकअप ऑफ योर डाटा, अपने डाटा को आप बैकअप भी रखें। इनेबल रिमोट वाइप, अगर आपने कोई भी मतलब ऐसा आपने इस्तेमाल किया है जिसमें आप रिमोट एक्सेस आपने दे रखा है, तो उसको आप ज़रूर से, जैसे मान लीजिए एक एनीडेस्क नाम का एक छोटा सा ऐप है जिसकी सहायता से आप मतलब कम्प्लीटली उसकी सहायता से आप अपने मोबाइल का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ,
मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, मैं पेटीएम इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे पास फ़ोन आया कि आपका जो है ना पेटीएम का जो अकाउंट है ना, वो केवाईसी न होने की वजह से उसको एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बार सुन कर के मुझे भी चिंता हुई कि हाँ, ये क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे ये कहा, हम आपको कह रहे हैं कि आप एक ऐप डाउनलोड करिए, फिर हम आपको कहते हैं वैसे वैसे आप चलते जाना, तो आपका जो है वो केवाईसी यहीं से हम अपडेट कर देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एनीडेस्क डाउनलोड कर लीजिए। एनीडेस्क डाउनलोड करने का कहते ही मैं समझ गया कि ये फेक है। मैंने फ़ोन काट दिया, तो मतलब उससे मैं बच गया। आपके पास भी ऐसा हो सकता है। अब क्या करते हैं, जब हम एनीडेस्क डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो एनीडेस्क पे हमारे मोबाइल में हम जो भी कर रहे हैं ना, वो सामने वाले को दिखता जाता है। आप पेटीएम के अंदर पासवर्ड डाल रहे हैं, पासवर्ड आगे वाले के पास पहुंच गया। आप कोई दूसरी साइट का पासवर्ड डाल रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल रहे हैं, वो उसके पास पहुंच गया। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर हो जाती हैं। तो अगर किसी ज़रूरी काम के लिए, मान लीजिए आप अपने अपने मित्र के साथ मान लीजिए ऐसा व्यवहार किया है, आपके मित्र ने कहा कि आपको एनीडेस्क डाउनलोड कर लेना है, आपके मोबाइल में कोई तकनीकी खराबी थी, उसको अगर सही करने के लिए उसने इस्तेमाल किया है, तो तुरंत उसको वाइप कर दीजिए, उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ट्रैक योर लॉस्ट डिवाइस, आपकी डिवाइस अगर लॉस्ट हो जाती है तो उसको ट्रैक करिए। आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, सभी डिवाइसेस के अंदर अकाउंट है। ज़्यादातर मैंने देखा है लोग बाग उसके अकाउंट के अंदर जो है लॉगिन ही नहीं करते हैं। अगर ऐसा है, अगर आपकी डिवाइस कहीं चोरी हो जाती है, कोई भी डिवाइस है, किसी भी कंपनी का आपने लिया है, तो उसका खुद का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में ज़रूर लॉगिन करिए, उसको इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन रखिए। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप उस अकाउंट को कंप्यूटर पर खोल के आप अपनी डिवाइस को लॉक कर दीजिए। तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसको रीसेट मार के इस्तेमाल तो कर ले, लेकिन आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता वो वहाँ से। तो ऐसा आप ज़रूर करिए। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कुछ कंप्यूटर के लिए। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यूज़ फायरवॉल्स है, पॉपअप ब्लॉकर है, अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, मेंटेन बैकअप, चेक सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, यूज़ सिक्योर कनेक्शन है, HTTPS है, ओपन अटैचमेंट्स केयरफुली, जो ईमेल्स आपके पास आते हैं उनको आपको केयरफुली खोलना चाहिए, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको इस्तेमाल करने चाहिए। ये बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं। तो कुछ इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करते टाइम और भी बातें ध्यान रखने योग्य हैं, उनको भी आप ध्यान रखें। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योर कनेक्शन आप इस्तेमाल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम में आप शेयर ना करें, कोई आप अपनी ड्यूटी से संबंधित, सोशल लाइफ से संबंधित कुछ चीज़ें शेयर ना करें। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके बाद जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा था कि जो साइबर से संबंधित जो चीज़ें हैं, वहाँ पर जो आप देखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, आप जैसे गूगल ही सर्च कर रहे हैं, तो ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ तालेनुमा निशान दिख रहा है, इस पर आप एक बार क्लिक करके देखिए। यहाँ आता है कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए SBI की वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर SBI की साइट आपने खोली है, यहाँ देखिए, ये कनेक्शन इज सिक्योर, यहाँ कनेक्शन सिक्योर है क्योंकि इनके पास SSL सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड वेबसाइट है। तो अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था एनीडेस्क के बारे में। अगर आप एनीडेस्क का इस्तेमाल करते हैं, ज़रा देखिए anydesk.com, ये चीज़ें तो बनाई गई थी। कोई भी मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई ख़राबी है और वो जो है मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे को बताना चाहते हैं ये ख़राबी है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए बनाई गई थी। लोग बाग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। जैसे ये लोगो देख लीजिए, एनीडेस्क जो है वो मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, कंप्यूटर के लिए भी है। हालांकि ये सिक्योर साइट है, ये तो एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं सिक्योर साइट के थ्रू, लेकिन इसका लोग बाग गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाकी जैसे आप अगर देखेंगे, अगर आप अपने गूगल अकाउंट को भी देखेंगे ना ध्यान से, तो गूगल अकाउंट में भी आपने ना बहुत सारे पासवर्ड्स आपको जो है वो सेव किए हुए मिलेंगे।
अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पासवर्ड आपको सेव किए हुए मिलेंगे, तो उनको आप सेव, जो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हैं और मतलब जिससे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। कई बार छोटी मोटी वेबसाइट के पासवर्ड्स होते हैं, क्या वही सेव करें आप, दूसरे पासवर्ड्स आप सेव ना करें। बाकी जो ख़ास तौर से हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो प्ले स्टोर जो है, आप वहीं से ही ऐप को डाउनलोड करें। वो क्या है, उनका बिल्कुल सिक्योर सिस्टम होता है। हम सिक्योर सिस्टम के थ्रू जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऐसी दिक्कतें नहीं रहती। अब जैसे ये कुछ ऐप्स हैं, कुछ है इस ऐसा जो है वो आप मतलब जो है या यहाँ से जो डाउनलोड करते हैं तो वो सेफ़ होते हैं। तो आशा है आपको काफ़ी एक नटशेल के अंदर जानकारी मिली होगी। इसके अलावा जो ख़ास तौर से आजकल एक और सिस्टम चल रहा है, जब आप जैसे आप बात करते हैं, जैसे आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड हमारा बहुत बार दूसरी जगह शेयर होता है, बहुत जगह हम मतलब जो है हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार के नंबर मांगे जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट्स जो है वो आधार के साथ लिंक्ड हैं। तो इसके लिए जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कुछ आधार की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे एक सिस्टम और भी है जिसमें आप VID शेयर करते हैं, वर्चुअल ID शेयर करते हैं, जो कि आपको जो आधार वाली जो वेबसाइट है वहाँ से आपको उपलब्ध हो सकती है। आप अगर VID शेयर करेंगे तो आपको आधार नंबर शेयर करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। दूसरा, एक जैसे आजकल चल रहा है, जैसे वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, तो कई बार फ़ोन आता है कि क्या आप बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं। अगर बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं तो अपना आधार नंबर बताइए। आधार नंबर जब हम बता देते हैं तो फिर OTP आता है, वो कहता है OTP बताइए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो OTP हम दे देते हैं, OTP देते ही अकाउंट खाली हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। अच्छा, एक दूसरा मैंने पर्सनली जिसको गौर किया है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड में जैसे SBI के क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके कुछ एक डिजिट्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो क्या होगा, आपके पास फ़ोन आएगा कि ये जो है वो क्रेडिट कार्ड, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, देखिए ये नंबर है, मैं फ़लाँ बैंक से बोल रहा हूँ। वो 4 डिजिट बोलेगा पहले, आप सोचेंगे ठीक है भाई मेल तो खा रहा है, आगे वाले डिजिट आप ही बता देते हो, फिर उसको आप CVV नंबर भी बता देते हो, और वो कहता है कि अभी ये आपका ना ये जो है वो क्रेडिट कार्ड है वो जो है ब्लॉक हो गया है, उसको मैं शुरू कर देता हूँ, OTP बता दीजिए। जैसे ही आप OTP बताते हो आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं, हो सकता है पूरे ही कट जाए। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। ATM पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम ATM का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है जो पैसे हम निकालते हैं, तो कई बार वहाँ पर आजकल अपराधी बड़े शातिर हो गए हैं, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। आप जो पासवर्ड लगाते हैं उस पासवर्ड को भी वो देख लेते हैं, और क्योंकि कैमरा वगैरह बहुत छोटे छोटे और बड़े सेंसिटिव कैमरा आ गए हैं, उनका इस्तेमाल करके वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा लेते हैं, आपके ATM का क्लोन बना लेते हैं और आपके ATM से भी पैसे वो खाली कर सकते हैं। तो थोड़ा इसमें भी ध्यान रखें। तो ये हो गया, आप मोबाइल, कंप्यूटर, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब इससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें और हैं ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, अगर नेक्स्ट जिस भी सेशन में कुछ थोड़ा समय मिलेगा तो हम उसमें वो भी डिस्कस करेंगे। एक, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो उसको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए वैसे तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लें और नज़दीकी थाने में आप FIR करा सकते हैं। आप उसको ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। एक जो वेबसाइट है वो है cybercrime.gov.in। जैसे अगर ये साइट पे आप जा कर के आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कोई साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ क्या हुआ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, ये बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसके थ्रू आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये भी बड़ा एक सिक्योर सिस्टम है। यहाँ से आपको क्या है, भाई किसी को वैसे नहीं, यहाँ से जब रिपोर्टिंग हो जाएगी तो आपके नज़दीकी थाने के अंदर और वहाँ पर पूरी सूचना अपने आप पहुँच जाती है, और जो भी तहकीकात होनी होती है वो तहकीकात बाकायदा होती है। तो आप अगर कभी साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रॉपर एविडेंस ज़रूर रखें। आप अपने स्क्रीनशॉट हैं या जो भी हुआ है उसको बहुत कम से कम शब्दों में आप एक बार लिख ज़रूर लें।